हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10th का एक बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर में बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम समझते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स इट इज अ वेव और इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द सेम वे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, व्हाट इज the point to be noted about light is ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज समझते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होता है। लाइट का स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? c से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 3 इंटू 1 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है 3 इंटू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 3 इंटू 10 करोड़ मीटर एक सेकेंड में लाइट पहुंच जाता है ना। बहुत ज़्यादा स्पीड है यार ये। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर। 30 करोड़ मीटर मतलब कितना किलोमीटर हो जाएगा? किलोमीटर मतलब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 में 3 zeros होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 को छोड़ दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख। इसका मतलब है कि लाइट का जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लिया लाइट ने। तो सोचिए आप कितना स्पीड है लाइट का। और हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल पाएंगे हम। हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत हो गई। 100 किलोमीटर पर आवर भी अगर हमने भगाया तो हमारा गाड़ी का स्पीड हो जाएगा 1 घंटे में 100 किलोमीटर। पर लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। 1 घंटे में नहीं, 1 सेकेंड में। तो सोचिए ये 1 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हुआ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनमें से मैं कुछ नाम यहाँ लिख लेता हूँ। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन हैं। ठीक है, उसके बाद में आइंस्टाइन साहब है। ठीक है, उसके बाद हाइजेंस है, उसके बाद में मैक्सवेल है। ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब लोग लाइट के बारे में जब रिसर्च शुरू किया तो इन लोगों को समझ में आया कि लाइट कुछ जगह वेव के जैसा बिहेव करता है और कुछ जगह पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब कौन सी जगह पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कौन सी जगह वेव जैसा बिहेव करता है, ये हमको समझना पड़ेगा। अब आप याद करो, झरोके में से जब धूप अंदर आती है तो उस धूप के अंदर हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडमली जिगजैग मोशन में इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दोज आर नथिंग बट
द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, अब लाइट जब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इसमें हम लोग वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात ये आती है कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का है। तो हम कहेंगे लाइट जो है वो बहुत जगह पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और बहुत जगह वेव जैसा बिहेव करेगा। इसलिए हम लाइट को कैसा कहेंगे, ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर। समटाइम्स इट विल बिहेव एज इफ इट इज पार्टिकल इन नेचर एंड समटाइम्स इट विल बिहेव एज इफ इट इज ए वेव नेचर। ठीक है, और वेव है मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी है। बिकॉज व्हाट इज वेव, अगर हमने पिछले साल साइंस में पढ़ा है, व्हाट इज वेव, वेव इज नथिंग बट ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, दिस इज वेव। और वेव, कोई भी वेव क्या करेगी, अपने साथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करेगी। तो लाइट, अब मुझे एक बात बताइए, लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, हम अब डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर, हमको ये चैप्टर पढ़ने से क्या हासिल हो जाएगा, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो अब मैंने मान के चलिए आप लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया है ना, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको काल कोठरी में बंद कर दिया और लाइट है नहीं वहाँ पे, पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो आप लोग उस रूम में कुछ देख नहीं पाएंगे, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा। बट एज सून एज यू स्विच ऑन द लाइट, you will find that you are able to see everything inside the room, everything becomes visible. So ऐसी कौन सी चीज़ है, what makes these things visible। ठीक है, जैसे दिन में सनलाइट हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो रात में भी हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं पर हम उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं। रात में हम लोग नेवी ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर में फ़र्क उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से हम सनलाइट में कर पाएंगे या उजाले में कर पाएंगे, है ना। इसलिए जनरली हम लोग कपड़े खरीदने दिन में जाते हैं क्योंकि रात में हमें कलर का उतना अच्छा जजमेंट आता नहीं है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या हो रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, ये सब जितने भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। आप फिक्र मत करिए नोट्स के बारे में, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर आप ये समझिए जो मैं कह रहा हूँ। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में, इन सब के ऊपर में कहीं से लाइट आ रही है। फिलहाल मैं सनलाइट मान लेता हूँ, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट, अभी आप क्या देख पा रहे हैं आपके आसपास, आप अपने आसपास गिटार देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, या आप दीवार को देख पा रहे हैं, जो भी पॉसिबल चीज़ आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द लाइट। अब क्या हो रहा है कि कोई सोर्स से लाइट आ रहा है, हमारे इस केस में सनलाइट हमारा सोर्स है जहाँ से लाइट आ रहा है। ये लाइट आएगा, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर में पड़ेगा और हर एक ऑब्जेक्ट अपने खुद से इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर वो लाइट हमारी आंखों में जाएगा और हम उस चीज़ को देख पाएंगे। समझ में आया? जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये एक पेन है आपके सामने, ठीक है। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लाइट बंद कर दिया पर अभी उजाला है तो ठीक है। अंधेरे में ये अंधेरे में ये पेन रखा हुआ है, हमें इस पेन को देखने में हम असमर्थ रहेंगे। वी विल नॉट सी द पेन इन डार्कनेस, बट एज सून एज वी स्विच ऑन द लाइट, ये लाइट से लाइट वेव्स निकलती है
वो इस पेन के ऊपर पड़ती है, फिर ये पेन से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में जाता है, और क्योंकि हमारी आँखें दे आर सेंसिबल टू लाइट रेज, हम उस पेन को देख पाते हैं। तो लाइट की मदद से हम हर चीज़ को देख पा रहे हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू transparent medium like air with the help of light which is transmitted through the medium, but light does not need any medium। आप याद रखें, ये बात को याद रखें कि light is an electromagnetic wave and the light does not require any medium for its propagation। अब ऐसा कैसे होता है? अब आप देखिए, सनलाइट कहाँ से आ रही है? सन से अर्थ तक सनलाइट आ रही है, बीच में क्या रहा होगा? बहुत जगह तो वैक्यूम ही रहा होगा। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं से लाइट पास हो रहा है, इसका मतलब है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो देखिए, ये एक छोटी सी चीज़ है कि आज हम जो भी देख पा रहे हैं लाइट की मदद से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे मैंने अगर एक कांच के ग्लास में पानी लिया, ये एक कांच का ग्लास है और इसमें इतना 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 पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके अंदर चम्मच डाल दी या इसके अंदर एक रॉड डाल दी, तो आपको क्या दिखेगा कि ये रॉड यहाँ से टेढ़ी हो गई है। आपको ये रॉड थोड़ी सी ऐसी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि रॉड टेढ़ी हो गई है, पर ऐसा होता है क्या? फिर हम रॉड को निकाल के बाहर चेक करते हैं, नहीं यार रॉड तो अच्छी है। फिर हम पानी में डालेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें ऐसा दिखता है कि रॉड टेढ़ी हो गई है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द रेज ऑफ लाइट, हमें ऐसा लगता है। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम स्कूल के स्विमिंग पूल में खड़े हैं, मान लीजिए स्विमिंग पूल में ऊपर में खड़े हैं दोस्त लोगों के साथ में, ठीक है, तो एक दोस्त बोलता है भाई ये तो ज़्यादा गहरा है ही नहीं, पास में ही दिख रहा है इसका फ्लोर स्विमिंग पूल का, और कूद जाता है अंदर। फिर कूदने के बाद समझ में आता है उसको कि भाई ये बहुत गहरा है, मेरे को बचाओ करके मेरे को निकालो। क्यों ऐसा होता है? वो जो फ्लोर है स्विमिंग पूल का, वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, पर एक्चुअली में वो ऊपर होता नहीं है। ओके, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसी कुछ कॉमन छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम आए दिन एवरी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अब आप कहें रिफ्लेक्शन कहाँ देखा है? भाई डेली सुबह हम खुद को देखते हैं आईने में, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। आपको एक और मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने एम्बुलेंस को देखा होगा, और एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ होता है ये ज़रूर अगली बार देखिएगा। आपने एम्बुलेंस लिख लिया एक पेज पे और उसे कांच में दिखाइए आप, तो कांच में आपको जैसा एम्बुलेंस लिखा हुआ मिलेगा ना, वैसा एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, ताकि वो इमेज जब आगे वाली गाड़ी कांच में पड़े तो उसे सीधा एम्बुलेंस मिलेगा, और वो इसकी मदद से हट जाएगा और एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दे देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारी गाड़ियों में कांच होते हैं पीछे देखने के लिए कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है ना। उसके अलावा और बहुत जगह इस यूनिट का रेफरेंस हमें मिलेगा, बट लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस। आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। सो मैं कंक्लूड करता हूँ कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए टाइप ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज नथिंग बट लाइट। और क्योंकि इसका पहला पार्ट रिफ्लेक्शन है, वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। ओके, सो नोट्स के लिए आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको पर्सनली नोट्स भेजता हूँ, और आपको लिखने की ज़रूरत है। आपके पास में लिखे हुए भी रहे नोट्स और प्रिंटेड भी रहे, दोनों रहे, अच्छी बात है, ठीक है।
ना अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि हमारा घर में बेड होता है ना, जिसमें हम सोते हैं। तो बेड के नीचे अगर आप जाओ और बेड के नीचे से आप ट्यूबलाइट को देख नहीं पाओगे, है ना। बेड के नीचे आप बैठे हो और वहाँ से आपको ट्यूबलाइट को देखने को कहा जाए तो नहीं दिखेगा, पर वहाँ उजाला फिर भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो होता क्या है कि जो कॉर्नर्स होते हैं, है ना, जो शार्प एजेस होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो शार्प एजेस होते हैं या फिर जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से लाइट बेंड हो जाता है। जैसे बेड के नीचे भले ही डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही है, पर वो इस शार्प एजेस से, कॉर्नर से मूव होके वहाँ तक पहुँच जाती है। इसीलिए हमें बेड के नीचे भी थोड़ा बहुत उजाला दिखाई पड़ता है, भले ही वहाँ डायरेक्टली लाइट नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। और ये जो चीज़ हो रही है, बेड के नीचे जो लाइट पहुँच रही है, इस फिनोमिना का नाम है डिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो डिफ्रैक्शन है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, पार्टिकल नेचर पे। ठीक है, और हम जो चैप्टर अब पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, ये वेव नेचर पे काम करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन करता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? अब मैंने एक बॉल को लिया और एक बॉल को दीवार पे फेंका, तो बॉल जाएगा दीवार पे, टकराएगा और वापस आ जाएगा। मतलब बॉल क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है। कहाँ से बाउंस हो रहा है? दीवार से। उसी प्रकार इस लाइट को जब हम एक सरफेस पे फेंकेंगे, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड। पॉलिश्ड सरफेस पे जब हम किसी लाइट को फेंकेंगे, मतलब क्या कहेंगे? इंसिडेंट करवाएंगे। देखिए ये सब जो वर्ड्स हैं, these are of utmost importance. So when a light is incident on a polished surface, it gets bounced back. It gets bounced back. अब इसको और अच्छी भाषा में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एक लाइट या दो लाइट नहीं होता है कभी भी, रे ऑफ लाइट होता है। क्या होता है बेटा? रे ऑफ लाइट। तो अब आप ऐसे याद रखें, when a ray of light incidents on a polished surface, it gets bounced back, and this process is called as reflection. ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, ऐसे हम पॉलिश्ड सरफेस को डिनोट करेंगे। देखिए इस तरफ से पॉलिश है, मतलब लाइट इधर से आएगी और जिस साइड से आ रही है उसी साइड में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो मैं जो ये बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए जरूर। ठीक है, अब मैंने माना कि ये एक लाइट रे आई। ठीक है, तो ये लाइट रे, क्या नाम है इसका? ए और बी। ये लाइट रे आई और इस मीडियम, इस सरफेस पे टकराई। इस सरफेस का नाम मैं एम डैश दे देता हूँ। एम डैश क्या है मेरा? एम डैश है मेरा मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखिए एम डैश, ये है मेरा मिरर। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, क्योंकि ये ए बी रे इंसिडेंट हो रही है। अब मैं क्या करूँगा? हमेशा मैं चेक करूँगा कि ये लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग मीडियम को, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या इस पॉलिश्ड सरफेस को कहाँ टकरा रही है, किस पॉइंट पे मीट हो रही है। तो हम बोलेंगे सर बी पॉइंट पे मीट हो रही है,
एम एम डैश में रे ए बी कौन से पॉइंट पे मीट हो रही है, बी पॉइंट पे। तो मैं इस बी पॉइंट को क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी हमारा इंसिडेंट रे हो गया, जो पॉइंट पे ए बी एम एम डैश को टच कर रहा है वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट का खासियत ये है कि हम इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। और नॉर्मल का मतलब होता है एक 90 डिग्री की लाइन। ये मैंने 90 डिग्री का लाइन बना दिया एम एम डैश पे। तो अब हमें एक एंगल मिलेगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल अगर आप चेक करें तो किस किस से बना हुआ है, एक तो ए बी से बना हुआ है और एक नॉर्मल से बना हुआ है। इसका नाम है एन एन डैश, एन एन डैश। इसको मैं बोलूँगा नॉर्मल। और ये नॉर्मल हम कहाँ बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और फिर ये जितना एंगल है, मान लीजिए इस एंगल को मैं आई नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये वाला एंगल भी आई के बराबर ही होगा। समझ में आया। पर इस एंगल को हम आई नाम नहीं दे सकते क्योंकि आई नाम इसका है, तो हम इसको नाम दे देंगे आर। ये आई और ये आर। और याद रखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। मैं एक और बार इस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ, बट आप ये याद रखिए कि whenever a light incidents on a polished surface, it reflects into the same medium, and this process is called as reflection. और लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे मिरर। वैसे तो हर कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट we need to learn, if we want to learn about light, if we want to learn about the behavior of light, how does the light reflect, we need to consider a reflecting surface, and such reflecting surfaces are called as mirrors. मिरर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। पर पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझ ले, ये वाला सिनेरियो, और ये आप बनाकर रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये है हमारा मिरर। मिरर का नाम मैं दे देता हूँ एम एम डैश। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एम एम डैश। क्या है हमारा, मिरर नहीं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस पर मैं एक लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ, तो ये एक लाइट इंसिडेंट हुई, और लाइट नहीं है ये, लाइट रे है, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया ए एन इंसिडेंट रे, या फिर इंसिडेंट रे ही लिखिए, इंसिडेंट रे। कौन है हमारा, ए बी। और एम एम डैश को, मतलब हमारे मिरर को ऐसे ऐसे करना भूलना नहीं है। हाँ, अब एम एम डैश को, मिरर को, ये ए बी रे कहाँ पे टच कर रही है, बी पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम बी। तो बी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक नॉर्मल बनाएंगे एवरी टाइम। जब भी कोई मिरर के ऊपर में लाइट इंसिडेंट हो रहा है, आप चेक करें वो लाइट उस मिरर को कहाँ टच कर रहा है, वहाँ पे आप नॉर्मल बनाएं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल हमें बनाना है बी से होते हुए, तो ये हमने नॉर्मल बना दी, और नॉर्मल का नाम मैंने दे दिया एन एन डैश, ठीक है। तो एन एन डैश को मैं कहूँगा नॉर्मल, और नॉर्मल हमने कहाँ बनाया है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये एंगल चेक करिए, ये एंगल कौन सा है, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन। अब आप गौर से चेक करिए, एंगल ए बी एन
कि दो आर्म्स कौन से हैं, एक तो ए बी है और एक बी एन है, ठीक है। तो ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, देखिए, और एन बी क्या है, नॉर्मल, मतलब एन बी एन एन डैश का ही हिस्सा है, तो ये नॉर्मल ही है हमारा, ठीक है। तो अब आप चेक करें कि ये एंगल ए बी एन, जिसे मैं आई नाम दे देता हूँ, एंगल आई और एंगल ए बी एन एक ही बात है, तो मैं इस एंगल को नाम दूंगा इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, सिंपल, दैट इज व्हाट इट इज। सो इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन भी बन गया और इंसिडेंट एंगल भी हमें समझ में आ गया। अब भैया लाइट यहाँ से ऐसी आ रही है तो हमें एरो बनाना पड़ेगा, एरो नहीं बनाओगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, याद रखिए। तो ये मैंने एरो बना दिया, इससे मुझे समझ में आ रहा है लाइट ऐसी जा रही है, यहाँ पे मिरर से टच करी और यहाँ से ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर बात ध्यान रखने वाली ये है कि बी से ये सी चली गई, मैंने इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, ठीक है। तो बी सी क्या हो गया, बी सी को हम नाम दे देंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको नाम मैं आर दे देता हूँ, सो एंगल आर, या फिर एंगल आर को अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज एंगल सी बी एन, सी बी एन, या आप एन बी सी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और ये क्योंकि एंगल किस किस के बीच में आ रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, दैट इज व्हाई दिस एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये बहुत आसान है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। इन दिस केस द इंसिडेंट एंगल इज दिस, ओके। ऑल्सो दूसरी बात, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे बी सी एंड द नॉर्मल, एंड वन कंडीशन needs to be satisfied every time in reflection is that angle I is always equals to angle R। ये आप हमेशा याद रखेंगे that the angle of incidence या incident angle, कुछ भी कह सकते हैं आप, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये वाली चीज़ आप लोगों को फिलहाल बुक में इतने अच्छे से नहीं मिलेगी, पर कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, आप लोगों को ऐसे ही याद करवाने की जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट मिल जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट क्या है, यही तो है, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, याद करने की जरूरत नहीं। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे ए बी, रिफ्लेक्टेड रे बी सी, मतलब ए बी कॉमा बी सी एंड द मिरर, ठीक है, एंड द प्लेन ऑफ द मिरर बेसिकली, या फिर हम नॉर्मल टू द मिरर की बात करेंगे, एन एन डैश, ये तीनों सेम प्लेन में रहना चाहिए, ये तीनों सेम प्लेन में रहना चाहिए। अब मुझे इसके लिए आपको प्लेन का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ आगे। पर आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब मैं लिख लिया है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा अगर, तो आप क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और दूसरा है कि इंसिडेंट रे कौन है, इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे आप ए बी नहीं लिखेंगे, पर हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एन एन डैश लीड्स या लाइज इन सेम प्लेन, lies in
सेम प्लेन, ये आपको याद रखना है। बस आपका रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई लॉजिक है ही नहीं यार, बहुत आसान है, ठीक है। पर अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक है बेटा लोग, ठीक है। और मैं हूँ, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी पढ़ाई हो जानी है मजाक मजाक में, ठीक है। बता रहा हूँ, चलिए अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि टाइप्स ऑफ मिरर। आप घबराइए नहीं, आप लोगों को सारे नोट्स मैं अवेलेबल करवा कर दूंगा, क्वालिटी नोट्स, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ना टाइप्स ऑफ मिरर, तो पहले टाइप का मिरर होता है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, इसके पहले हमने जो बनाया ऐसे ही करके, ठीक है, प्लेन मिरर होता है। दूसरा टाइप का मिरर कौन सा होता है? ये प्लेन मिरर जो है ये हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बड़ी, ठीक है, और वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं रहेगी। मैं आगे जब हम साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ेंगे, जब हम मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के डायग्राम्स में आपको सिखाना बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा कब वर्चुअल बनती है, कब रियल इमेज बनती है, कब हाईली डिमिनिश्ड होता है, कब इरेक्ट होता है, और ये सब भी आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा कि आप खुद किसी और को पढ़ा सके, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर हमारे पास में है। प्लेन मिरर की पहली पॉइंट आप याद रखें कि ये कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप क्या लिखेंगे? इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप खुद को कांच में देख रहे हैं तो आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट। और कांच में क्या दिख रहा है? आपका इमेज। तो आप जब कांच में देखते हैं खुद को तो आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े आते हैं ना कांच में। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े हो जाते हैं या आप छोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो साइज है वही साइज आपके इमेज का रहेगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट है कि साइज ऑफ इमेज आपका इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे मिरर्स में ये साइज के साथ खिलवाड़ हो जाते हैं। जो हमारी गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगे हुए हैं, ठीक है ना, हम पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं उसमें ऐसा हिसाब होता है कि गाड़ी बहुत दूर है पर आपको पास में दिखेगी, ताकि आप पहले ही सतर्क हो जाए और पहले ही साइड में हो जाए। इसीलिए ना आपके मिरर पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। दैट इज़ द रीज़न। देखिए कहाँ कहाँ तक दिमाग लगाया गया है इस यूनिट को यूज़ करके कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इट मीन्स दैट वॉट एवर यू सी इन योर रियर व्यू मिरर इन योर बाइक और स्कूटी, द image looks like it is nearer to us, but when we look behind we see that the vehicle is too far. That is due to a safety concern, and as a safety measure उस आईने को ऐसा बनाया गया है ना। तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, ठीक है, पर प्लेन मिरर में हमेशा ऐसा ही होगा। तो प्लेन मिरर का ये एक खासियत है। अब क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं तो हमको ये छोटी छोटी बातों पे गौर फरमाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच मिरर प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द आंसर विल बी प्लेन मिरर, ठीक है। आप प्लेन मिरर के बारे में तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि the image is formed at the same distance. The
image is formed at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror, in front of the mirror। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ पहले हिंदी में। अब यदि आप कांच के 5 मीटर सामने खड़े हैं, मतलब आप खड़े हैं और आपके 5 मीटर बाद में आईना है, तो उस आईने के अंदर में जो इमेज है वो भी 5 मीटर अंदर बनेगी। मतलब आपसे इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। फिर आप एक कदम आगे चलेंगे तो आपकी इमेज भी एक कदम आगे आ जाएगी। फिर आप एक कदम और आगे चलेंगे, आपकी इमेज भी एक कदम और आगे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इमेज उतनी ही दूरी पे फॉर्म होती है जितनी दूरी पे आप खड़े हैं। अगर आप बहुत दूर खड़े हैं और खुद को कांच में देख रहे हैं तो आपकी इमेज भी आपको बहुत दूर दिखेगी। हाँ, और क्या ही होगा, दैट इज व्हाट इट इज रिटन, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनती है ना, इसलिए एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपका इमेज लेफ्ट हैंड उठाएगी, और आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपका इमेज, हाँ ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में बेटा दूसरे टाइप का जो मिरर होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, और अब आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। मैं दोनों को कंपैरेटिव वे में आपको बताता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए, आपको पहले तो ये समझना है कि ऐसा वाला क्या है और ऐसा वाला क्या है, मतलब कैसा वाला क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, कॉनकेव में एक वर्ड आ रहा है केव, और केव मतलब क्या होती है, गुफा जहाँ पे शेर वेर रहते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो आपको हमेशा ये समझना है कि हम कभी भी मिरर अब बनाएंगे तो हम प्लेन मिरर ऐसा बनाएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर रहा तो ऐसा बनाएंगे, या कॉनकेव मिरर रहा तो ऐसा बनाएंगे। और लाइट हमेशा किस तरफ से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड से। अब से हमारे हर डायग्राम में लाइट किस तरफ से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब लाइट ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये आप बाय डिफॉल्ट याद रखिए। साइन ऑफ कन्वेंशन में मैं इसे और क्लियर तरीके से बताऊंगा। अब मिरर हम उस हिसाब से बनाएंगे, तो हमें यहाँ से देखना है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो केव ये बना रहा है या ये बना रहा है, गुफा ये बना रही है, ये नहीं बना रही है। लाइट यहाँ से आएगी तो ये गुफा नहीं मिलेगी, लाइट यहाँ से आएगी तो गुफा मिलेगी। ये एक थोड़ा सा अजीबोगरीब लॉजिक है, पर आपको याद रखने के लिए इससे अच्छा लॉजिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। सो दिस इज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के पीछे आप ऐसे बनाए, इससे हमें समझ में आता है कि इस तरफ से पॉलिश किया गया है और इस तरफ मिरर है, इस तरफ से पॉलिश किया गया है और इस तरफ से मिरर है। ठीक है, दिस इज अवर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब हमें मिरर के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, होपफुली बहुत जल्द, अगले 12 घंटों में। पर अब इधर ध्यान दीजिए, कॉन्केव मिरर कैसा दिखता है? इट इज बेंड इनवर्ड। तो कॉन्केव मिरर के बारे में हमें पहला पॉइंट मिल गया कि कॉन्केव मिरर आर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर बेंड इनवर्ड्स, and convex mirror are the mirror whose reflecting surface are bent outwards, है ना? ये तो देखने से समझ में आ रहा है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं बेटा कि ये कैसी इमेज फॉर्म करेगा, ये रियल फॉर्म करेगा या वर्चुअल फॉर्म करेगा, इसका मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, तो ये मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से क्लियर करता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करें, जितना मैंने अभी पढ़ाया है इतना लिख के रख ले, और NCERT बुक में आप पेज नंबर 162 तक पढ़ के रखें, ठीक है? फिर हम अगले लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर पढ़ेंगे, जैसे फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसका फोकस पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, एंड ऑल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।